हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल। स्वागत करता हूं आज आपका ही चैनल द मिशन फॉर एमए। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा प्यारा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डाइजेशन। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आइए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन वह होता है जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। मैंने आपको बताया था डाइजेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है केमिकली डाइजेशन एंड सेकंड है मैकेनिकल डाइजेशन। मैंने आपको बताया था चाहे वह केमिकल डाइजेशन हो या मैकेनिकल डाइजेशन, दोनों ही माउथ से स्टार्ट होते हैं, मुख से स्टार्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था जब तक कि हमारी लार में पाए जाने वाले एंजाइम फूड में इंक्लूड नहीं होते हैं तब तक वह मैकेनिकल डाइजेशन कहलाता है। जैसे ही उसमें लार में पाए जाने वाले एंजाइम इंक्लूड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वह केमिकल डाइजेशन में परिवर्तित हो जाता है। आइए जानते हैं केमिकल डाइजेशन के बारे में। केमिकल डाइजेशन जैसा कि इसके नाम से लग रहा है कि इसमें केमिकल इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इसमें केमिकल जो होते हैं वो एंजाइम के रूप में उपस्थित होते हैं। इसमें केमिकल एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जिनके मिल जाने से मुख में होने वाला मैकेनिकल डाइजेशन चेंज हो जाता है। किसमें? आप बोलेंगे केमिकल डाइजेशन में। ठीक है दोस्तों, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है, माइलेज पाया जाता है। लाइपेज क्या करता है? जब हम फूड खाते हैं, कोई भी भोजन खाते हैं, तो उसमें कुछ हार्मफुल जर्म्स होते हैं जो एंटर कर जाते हैं फूड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो उन्हें मारने का काम कौन करता है? आप बोलेंगे लाइपेज करता है। ठीक है दोस्तों, टाइलिन और माइलेज की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट तथा स्टार्च को पचाने में सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों, आगे जानते हैं। दोस्तों, बात की जाए मंड की, स्टार्च की, तो 30% पाचन का 30% कार्य मुख में ही संपन्न हो जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं अमाशय के बारे में। दोस्तों, अमाशय, कभी कभी अमाशय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आइए पहले उन्हें डिस्कस करते हैं, उसके बाद अमाशय के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अमाशय में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि HCl नामक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय पेट के किस भाग में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमें अमाशय को अच्छी तरीके से पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अमाशय के बारे में डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है अमाशय का। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं अमाशय के बारे में। दोस्तों, अमाशय को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अमाशय को मेनली 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को कार्डियक कहा जाता है, इस वाले पार्ट को फंडिक कहा जाता है, और सबसे नीचे वाले पार्ट को पैलोरिक कहा जाता है। अगर बात की जाए अमाशय की, तो इसका आकार अंग्रेजी के जे अक्षर की समान होता है। अगर और थोड़ा इसके बारे में जानें तो सर्वाधिक मात्रा में खाना जो स्टेबल रहता है, सबसे लंबे समय तक अगर फूड कहीं रुकता है तो वह होता है अमाशय। ठीक है दोस्तों, आगे जानते हैं अमाशय के बारे में। दोस्तों, कार्डियक ये पेट का पहला भाग होता है, फंडिक ये दूसरा भाग होता है, पैलोरिक ये पेट का तीसरा भाग होता है। मेनली अमाशय को या पेट को, स्टोमच को मेनली 3 पार्ट में ही डिवाइड किया गया है। दोस्तों, HCl नामक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है दोस्तों, अम्ल, ये कहाँ पाया जाता है? आपका कार्डियक में पाया जाता है। इससे पहले अभी मैंने जो क्वेश्चन किया था कि HCl नामक हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट के किस भाग में पाया जाता है, आपका आंसर होगा कार्डियक में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा और जानते हैं। HCl ये क्या करता है? जब भी हम भोजन करते हैं, मुंह में भोजन को चबाते हैं, तो वो आहार नाल के थ्रू, भोजन आहार नाल के थ्रू हमारे पेट में आता है। दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारे खाने का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में। दोस्तों, ये
जितनी ही मात्रा में हम भोजन को करते हैं उतनी अधिक मात्रा में HCl हमारे पेट में निकलता है। दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि हम जब बहुत सारा खाना खाते हैं तो हमें वॉमिटिंग हो जाती है, तो कभी कभी वॉमिटिंग के थ्रू HCl अत्यधिक मात्रा में उस खाने में इन्वॉल्व हो जाता है, जिससे हम जब उल्टी करते हैं तो हमारा मुंह जलने लगता है। वो किसके कारण होता है? तो वो HCl का अधिक मात्रा में बनने के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, और आगे थोड़ा जानते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब HCl इतना ज़्यादा प्रबल होता है, इतना ज़्यादा तीव्र होता है, तो ये हमारे पेट की दीवारें क्यों नहीं जलती? पेट की दीवारें क्यों नहीं जलती हैं? तो दोस्तों हमारे पेट की दीवारें इसलिए नहीं जलती हैं क्योंकि ये म्यूकस की बनी होती हैं। म्यूकस बोले तो HCl ये क्या होता है? ये एक अम्ल होता है, तथा म्यूकस हमारे पेट की दीवारें म्यूकस की बनी होती हैं, जो कि MgOH2 यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, जो कि एक क्षार होता है। क्या होता है? एक क्षार होता है। आपको पता है जब अम्ल और क्षार एक साथ मिला दिए जाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं, अर्थात उनकी कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं रहती है, इसीलिए हमारी पेट की दीवारें नहीं जलती हैं। ठीक है दोस्तों, आपने कभी कभी देखा होगा कि खाना खाने के बाद लोगों को गैस बनने लग जाती है, तो गैस को कंट्रोल करने के लिए गैस बनती कब है? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अत्यधिक मात्रा में निकलता है तब हमें मतलब ऐसा लगता है जैसे गैस बन रही हो। तो वो गैस बनती ही इसीलिए है जब हाइड्रोक्लोरिक अत्यधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है। उसे कंट्रोल करने के लिए हम MgOH2 देते हैं। आपने देखा होगा जब अत्यधिक मात्रा में गैस बनती है तो आप लोग इनो तथा या गैसोफास्ट लेके आते हैं, तो उसमें MgOH2 इन्वॉल्व रहता है, एक क्षार इन्वॉल्व रहता है, जिससे जब हम उसे पीते हैं तो अंदर जाकर अम्ल तथा क्षार क्रिया करते हैं, जिससे न्यूट्रल हो जाते हैं और हमारी गैस फिनिश हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे जानते हैं हम पेट के दूसरे पार्ट अर्थात फंडिक के बारे में। दोस्तों इसमें कांटे नुमा संरचना रहती है, इसमें कांटे नुमा संरचना बनी रहती है। ये भोजन को सर्वाधिक लंबे समय तक पेट में रोक के रखता है। यहाँ भोजन करीबन 3 से 4 घंटे रुकता है, जो भोजन का अच्छी तरह से डाइजेशन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कांटे नुमा संरचना भोजन को 4 घंटे तक रोक कर रखती है। दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा जब आप लोग फास्ट रहते हैं तो आपको जब भूख लगती है तो आपके पेट में चुभन होने लग जाती है। तो चुभन होने का मेन पर्पज़ यही है, ये कांटे नुमा संरचना जिसे रूजी बोलते हैं, कांटे नुमा संरचना जिसे रूजी बोलते हैं, ये रूजी कैसे हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं, जिससे हमारे पेट में चुभन होने लग जाती है, क्योंकि ये खाने को मांगते हैं और हम खाना खा नहीं पाते फास्ट में, इसीलिए इस पेट में चुभन होने लग जाती है। तो आपको क्लियर हुआ कि पेट में चुभन क्यों होती है। आइए जानते हैं पेट का लास्ट पार्ट जिसे हम पैलोरिक बोलते हैं। दोस्तों ये पेट का लास्ट पार्ट होता है पैलोरिक। दोस्तों इसमें कुछ डॉट लाइक डट स्ट्रक्चर बने होते हैं, डॉट लाइक डट स्ट्रक्चर बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसको ग्लैस्टिक ग्लैंड कहते हैं, जिसको जठर ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों इनसे एक जूस निकलता है, एक जूस निकलता है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, जठर रस बोलते हैं। दोस्तों जठर रस मेनली, जठर रस, दोस्तों जठर रस मेनली 2 एंजाइम से मिलकर बना होता है। 2 एंजाइम कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों एक एंजाइम जो होता है वो होता है रेनिन, रेनिन होता है। दोस्तों दूसरा जो एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन, पेप्सिन। दोस्तों रेनिन क्या करता है? दोस्तों रेनिन का जो मुख्य कार्य होता है, इसका कार्य होता है दूध को दही में कन्वर्ट कर देना। ये दूध का पाचन दही के रूप में कर देता है, तथा पेप्सिन की बात करी जाए तो ये प्रोटीन का पाचन पेप्टोन में कर देता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन पेप्टोन में कर देता है, रेनिन दूध का पाचन दही के रूप में कर देता है। पहले के पंडित लोग बहुत ही ज़्यादा चालाक हुआ करते थे, मतलब बायोलॉजी पढ़े हुए ज़्यादा थे, वो अच्छे तरीके से जानते हैं। दूध से ज़्यादा दही वो इसलिए ही खाते हैं क्योंकि रेनिन को कार्य ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में ना करना पड़े, क्योंकि उन्हें पता है अगर दूध भी खाएंगे तो वो जाके पचना है दही के फॉर्म में, इसीलिए वो दही को ज़्यादा खाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जानते हैं अब हम। दोस्तों ये सारी क्रिया होने के पश्चात अब हमारा खाना या भोजन छोटी आंत में जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर एक कांड हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक क्या हो जाता है? कांड हो जाता है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आइए जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पर भोजन पेट में आने के बाद, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये छोटी आंत में जाने लगता है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि छोटी आंत को जो भोजन चाहिए वो HCl अर्थात अम्लीय नहीं चाहिए।
उसको जो भोजन चाहिए या तो क्षारीय चाहिए या फिर न्यूट्रल चाहिए। दोस्तों अभी भोजन कहता है क्योंकि इसमें मिला हुआ है HCl, इसीलिए भोजन अभी कैसा है, तो आप बोलेंगे भोजन अभी अम्लीय है। दोस्तों अब होता क्या है, यहाँ पर अग्नाशय पाया जाता है, पेट के जस्ट नियर बाय हमारा अग्नाशय पाया जाता है, एंड कार्डियक के पास में पाया जाता है हमारा लीवर, यकृत। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है, जिसका ना क्वेश्चन है दोस्तों कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों पित्त रस का निर्माण आपका यकृत में होता है, और पित्त रस इकट्ठा कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, तो वो आपका स्टोर होता है पित्ताशय में, जिसे गॉल ब्लेडर बोलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्लियर हुआ? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, और स्टोर कहाँ होता है, तो स्टोर होता है आपका पित्ताशय में, जिसे गॉल ब्लेडर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब भोजन छोटी आंत एब्जॉर्ब नहीं करती है, क्योंकि उसे भोजन या तो क्षारीय चाहिए या फिर न्यूट्रल चाहिए, ठीक है दोस्तों, तब यहाँ पर छोटी आंत में दो एंजाइम निकलते हैं। उससे एंजाइम से पहले ही हम जान लेते हैं अग्नाशय के बारे में थोड़ा सा, कि अग्नाशय क्या करता है। अग्नाशय को दोस्तों हम पूर्ण पाचन ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों इससे कुछ एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? कुछ एंजाइम निकलते हैं। इससे जो एंजाइम निकलते हैं वो है आपका लाइपेज निकलता है, जो मैंने आपको बताया था लार ग्रंथि में निकलता है, जो कीटाणु को मारता है, वो यहाँ पर भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, माइलेज पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ एंजाइम अमाशय में पाए जाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ बात करते हैं अब हम छोटी आंत में। दोस्तों छोटी आंत में दो एंजाइम निकलते हैं। दोस्तों एक होता है कोलेसिस्टो एंजाइम। दोस्तों कौन सा होता है? कोलेसिस्टो एंजाइम। छोटी आंत एक एंजाइम पाया जाता है कोलेसिस्टो एंजाइम। दूसरा जो पाया जाता है वो होता है सिक्रेटिन। इनका कार्य क्या होता है? देखिए इनका क्या कार्य होता है, जब कोलेसिस्टो एंजाइम निकलता है तो ये क्या करता है, ये सीधे सीधे कोलेसिस्टो एंजाइम जाता है किसके पास? आप बोलोगे पित्ताशय के पास। इसको परमिशन देता है कि ये काम करो, आप किसको निकालो, आप यहाँ पर जूस को निकालो, यानी कि पित्त को निकालो। पित्त जो होता है ये कैसा होता है? आप बोलेंगे क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। जिसके पीएच मान की बात करें तो 8 होता है। जिसका पीएच मान कितना होता है? आप कहेंगे उसका पीएच मान 8 होता है, अर्थात क्षारीय होता है। कोलेसिस्टो हार्मोन्स किसको कहता है? पित्ताशय को कहता है। आप एक काम करो, पित्त रिलीज करो। ठीक है, इधर जाके सिक्रेटिन हार्मोन्स अग्नाशय से कहता है कि आप एक काम करो, आप इधर एंजाइम रिलीज करो। जब ये दोनों एक साथ एंजाइम को रिलीज करते हैं तो फूड यहाँ पर आके, फूड डेडोनम में आकर, छोटी आंत का सबसे पहला जो हिस्सा होता है डेडोनम होता है, जिसको ग्रहणी बोलते हैं। डेडोनम में आकर क्या हो जाता है? आप बोलेंगे क्षारीय हो जाता है, जिससे छोटी आंत में भोजन इजीली प्रवेश कर जाता है। छोटी आंत में भोजन इजीली प्रवेश कर जाता है। अब दोस्तों डेडोनम में भोजन प्रवेश कर जाता है। ठीक है दोस्तों, भोजन अब क्या करता है? आगे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि भोजन आगे बढ़े हम जान लेते हैं थोड़ा सा छोटी आंत के बारे में, कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों अगर छोटी आंत की लंबाई के बारे में बात की जाए तो दोस्तों वो 6 से 7 मीटर होती है। अगर फिट में बात करी जाए तो करीबन 20 से 23 फिट होती है। साथ ही साथ मैंने आहार नाल के बारे में आपको बताया था कि इसकी लंबाई 9 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसकी छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर अर्थात 20 से 23 फिट होती है। ठीक है दोस्तों, अब ये भोजन क्या करता है? आगे बढ़ने लग जाता है। भोजन आगे बढ़ने लग जाता है। बीच वाला हिस्सा पाया जाता है जेजुनम, जिसको क्या बोलते हैं? मध्यांत्र बोलते हैं। यहाँ पर आकर भोजन अच्छी तरीके से फैल जाता है, ताकि उसमें पाई जाने वाली अशुद्धियाँ या उसका अवशोषण किस चीज़ों का करना है या किन चीज़ों को डाइजेस्ट करना है, इसके बारे में अच्छे से पता लगाया जा सके। तो भोजन जेजुनम में आकर अच्छी तरीके से फैल जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ताकि उसके अशुद्धियों को, अवशोषण वाले पार्ट को अलग किया जा सके और जिसका डाइजेशन करना है उसको अलग किया जा सके। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से भोजन आगे बढ़ता है। भोजन, और भोजन पहुंच जाता है इंजेशन में, जिसको अंतःकरण बोलते हैं। दोस्तों अंतःकरण में भोजन का अवशोषण भी होता है और पाचन भी होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं एरेप्सिन।
एरेफ्सिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करती है। क्योंकि हमने पढ़ा, ठीक है दोस्तों, हमने ऊपर पढ़ा जिसमें अग्नाशय में भोजन हमारा कैसा हो गया, तो आप बोलोगे अग्नाशय में जो भोजन था हमारा वो कैसा हो गया, आप बोलोगे अग्नाशय में भोजन हमारा पूर्ण रूप से पच गया और जो हमारी प्रोटीन थी वो पेप्सिन नामक जो एंजाइम निकला था उससे पेप्टोन में चेंज हो गई। अब बात करें अग्नाशय से, अग्नाशय में भी कुछ एंजाइम निकलते हैं जो पेप्टोन नामक एंजाइम को पेप्टाइन में चेंज कर देते हैं। किसमें? पेप्टाइन में चेंज कर देते हैं। और साथ ही साथ बात करें छोटी आंत की, इंजेशन की, तो इंजेशन में एक एंजाइम निकलता है इरेशन। इरेशन क्या करता है, उस पेप्टाइन को किस में चेंज कर देता है, अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके प्रोटीन का पाचन यहाँ पर पूरा हो जाता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए अग्नाशय की, तो यहाँ पर कुछ और भी एंजाइम निकलते हैं जैसे कि माल्टोज, ये माल्टेज जो होता है वो माल्टोज में चेंज कर देता है। ठीक है दोस्तों, ग्लाइकेट जो होता है वो ग्लाइसिन में चेंज कर देता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सुक्रोज को सुक्रोज में चेंज कर देता है। ऐसे ही कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो सेम नाम से ही चेंज किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें छोटी आंत की, तो छोटी आंत में हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी आपने गौर किया होगा कि यहाँ पर भोजन का तो डाइजेशन पूर्ण रूप से हो गया, किंतु जल का अवशोषण अभी भी नहीं हुआ, जल का डाइजेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। दोस्तों ये क्या करता है, अब भोजन बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। बड़ी आंत की लंबाई की बात करें तो ये तकरीबन 5 मीटर होती है। दोस्तों ये बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है, तो बड़ी आंत का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं, अवशोषी अंग बोलते हैं, ये क्या करता है, मेनली ये मनुष्य में पाया जाता है। अगर इसको निकाल भी दिया जाए तो इसका कोई कार्य नहीं होता है। ये जानवरों में बड़ा मतलब काफ़ी लंबा पाया जाता है, काफ़ी बड़ा पाया जाता है। ये इसलिए बड़ा पाया जाता है उनमें क्योंकि ये घास को पचाने में सहायक होता है। क्योंकि मानव जिस समय आदि मानव था उस समय क्या खाता था, वो घास घूस खाता था, इसीलिए अपेंडिक्स उनमें थोड़ा बड़ा पाया जाता था, अपेंडिक्स का कार्य हुआ करता था। बट अभी मानव घास घूस नहीं खाता है तो इसको निकाल दिया जाता है तो बॉडी में उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जानवरों में ये काफ़ी बड़ा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात बड़ी आंत में किसका पाचन हो जाता है, तो आप कहेंगे जल का अवशोषण हो जाता है। आपने देखा होगा बच्चों को डायरिया हो जाता है, बच्चों को क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है, जिससे जल का अवशोषण ना होने के कारण उनमें जो लैट्रिन होने लग जाती है वो कैसे होने लग जाती है, बिल्कुल पानी की तरह पतली पतली से होने लग जाती है। रीज़न यही है कि बड़ी आंत के खराब हो जाने से जल का अवशोषण नहीं हो पाता है और लैट्रिन हमें पतली होने लगती है। ठीक है दोस्तों, आगे और थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, बड़ी आंत के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, भोजन जाता है, साथ ही साथ जल का डाइजेशन होता है। ठीक है दोस्तों, जिस चीज़ों का पाचन हो जाता है वो बॉडी में यहाँ पर क्या हो जाती है, ऊर्जा बन जाती है। ऊर्जा बनती है, वो बनती है आपके स्वांगीकरण, ऊर्जा आपकी स्वांगीकरण के थ्रू बन जाती है, स्वांगीकरण की प्रक्रिया के थ्रू ऊर्जा बन जाती है। साथ ही साथ बात करें जिन चीज़ों का पाचन हो जाता है उनसे हमारी बॉडी में एनर्जी बन जाती है, तथा जिन चीज़ों का पाचन नहीं होता है उनको क्या कर दिया जाता है, मलाशय अर्थात रेक्टम में उन चीज़ों को अवशोषण वाली प्रक्रिया को, अवशोषण वाली चीज़ों को इकट्ठा कर दिया जाता है और वो वहाँ पर आके इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों बात करी जाए लीवर की, तो लीवर द्वारा एक और पदार्थ बनाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बिलुबिलिन बोलते हैं, बिलुबिलिन बोलते हैं, जिसके कारण जब हमारा जो लैट्रिन होती है उसका कलर पीला हो जाता है, क्योंकि ये पीले कलर के बिलुबिलिन का निर्माण करता है, जिसके कलर हमारे मलाशय का रंग कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ पर रेक्टम में आकर, मलाशय में आकर टोटल अवशोषण वाला जो कि वेस्ट मटेरियल होता है वो इकट्ठा हो जाता है और एनएच के थ्रू वो हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। अर्थात बॉडी को जितनी एनर्जी की नीड थी, जितनी एनर्जी चाहिए थी, वो टोटल प्रोसेस के थ्रू मिल जाती है और वेस्ट मटेरियल हमारा एनएच के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। दोस्तों यहीं पर आकर हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों ऐसे ही और प्यारी प्यारी वीडियो लेके आऊँगा, फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।